हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय रहेगा आयुर्वेद और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोटापा, ओबेसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे विश्व में मोटापा किस तरह से ठहर चुका है और किस तरह ये प्रभावित कर रहा है। हमारे सभी बीमारियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है और हमारे शरीर को ये किस तरह से नुकसान, इसके दुष्परिणाम होते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आज दीपक जी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपकी कुछ व्याधियाँ होंगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और आज हम कुछ क्वेश्चन दीपक जी से बात करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आएंगे। तो दीपक जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटापा क्या होता है। जो अधिक जो वसा है वो जब एक स्थान पर संचित हो जाती है, जो हमारा जो फैट है वो जब संचित होना, इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा और जो शारीरिक जो भार है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाए, उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो वो मोटापा कहलाता है। जी। जो वसा वो संचित हो जाए और हमारे जो भार में वृद्धि प्रारंभ हो जाए तो वो मोटापा कहलाता है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। और इसी कड़ी में हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। जो ये ओबेसिटी होती है, कैसे बढ़ती है और इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं। देखिए, ओबेसिटी कैसे बढ़ती है, ये मुख्यतः कारण तो हमारा खान पान, आहार है कि हमने जो वर्क किया तो वर्क करने से क्या हुआ, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो थकान महसूस करते हैं या उनसे वर्क होता है तो थक जाते हैं, जो सेल्स है हमारी वो कुछ डेड हो जाती है। तो उसको एक्टिव करने के लिए और नई सेल्सों का निर्माण करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो जितना हमने वर्क किया उतना जो हमारे टिश्यूज़ है जो थक गए, उनकी मरम्मत हमें भोजन से करनी होती है, क्योंकि भोजन में वो तत्व होते हैं जो उनको दोबारा से एक्टिव करते हैं, रिएक्टिव करते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जितनी हमने वर्क किया, जितने उसमें थकान आई, उनको एक्टिव करने के लिए जितना हमें भोजन चाहिए था हम उससे डबल या 3 गुना ले लेते हैं। तो जितना उनको एक्टिव किया उतना हमारे शरीर ने भोजन ले लिया, लेकिन जो फालतू गया भोजन तो वो जो है इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी जो शिराओं में वो इकट्ठा हो जाता है और जो मेद हमारी जो एक धातु है मेद, वो वहीं ठहर जाती है, क्योंकि आगे उसको सप्लाई होने का और उसको अवशोषण क्रिया का जो है वो रास्ता नहीं मिलता, तो वहीं ठहर जाती है वो। तो मेद से आगे जो बनने वाली धातु है वो नहीं बन पाती और जब मेद संचित होने लगती है तो फिर वो मोटापा बढ़ता है। तो एक कारण तो भोजन का हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये आनुवांशिकता भी होता है। ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी भी आता है, जैसे किसी का पिता माता मोटी है तो बच्चों में भी वो जो है जीन्स के कारण से आता है। तो ये जो है इसके कारण होते हैं। और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड होती है, हमारी आउटर ग्रंथि होती है, इसके डिस्टर्ब होने से भी मोटापा बढ़ता है। जी जी। तो ये इसके जो है कारण है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी। और प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जान पाए कि किस तरह से मोटापा बढ़ता है, इसके क्या कारण होते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमारा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा दीपक जी, मोटापे के क्या दुष्परिणाम है और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब मोटापा बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि व्यक्ति की जो शरीर की जो एक एनर्जी है वो एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स बराबर जो है छोड़ती हैं, हार्मोन शरीर में भेजती हैं और शरीर के अंदर जो क्रियाशीलता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, शिराएं अवरुद्ध हो जाती हैं वसा संचित होने के कारण से, तो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। दूसरा ये है कि जब मोटापा बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि मोटापा के बढ़ने से हमारे जो हमारा हार्ट है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जो हार्ट से जो प्यूरीफायर होता है ब्लड और वो पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है, तो अब उन शिराओं में जो है फैट जमा हो गया और जब वसा जमा होगी तो अब उसको परिभ्रमण करने के लिए वो स्थान बहुत कम मिलता है, तो उसके लिए हार्ट जो वो प्रेशर ज़्यादा लगाता है। तो ज़्यादा प्रेशर लगाने से जो है कई बार क्या हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा ये है उसकी हानि कि उससे जो है हमारे जो ऑर्गन्स जो हैं, जो मलों का निष्कासन करते हैं, उनको अत्यावश्यक जो है और ज़्यादा मात्रा में प्रेशर करके काम करना पड़ता है। जैसे उससे जो है हमारे जो
आते हैं उनमें मल ठहर जाता है, क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर है, जो हमारे पित्त या वो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हमारी किडनी है वो मलोत्सर्जन करने में जो है सक्षम नहीं हो पाती पूर्ण रूप से, तो वो भी क्या करती है कि उस पर भी प्रेशर आ जाता है और वो भी कई बार जो है उसमें किडनी की प्रॉब्लम आने लगती है। और दूसरा ये है कि हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो यकृत के साथ में जो जुड़ा हुआ तिल्ली है, उसमें डिस्टर्ब होता है। और जो चेस्ट की जो हमारी कोशिकाएं अंदर जो इसमें है, वो जो डायफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है, डायफ्राम और से नीचे वाला और ऊपर वाला भाग जो है वो इतने टाइट उसमें आ जाते हैं कि उनका जो स्पेस, अपना जो अवशोषण क्रिया है वो कम हो जाती है, और उससे हमें कुछ कार्य करने में हाफनी चढ़ जाती है। हमारा श्वास बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर उसको खुलने का जो हमारा जो बैलून की तरह जो खुलता है हमारा फेफड़ा, उसको खुलने का समय प्रॉपर या स्थान नहीं मिल पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। और जैसा कि दोस्तों आप जान पाए कि इसका शरीर पे बहुत ही दुष्परिणाम होता है, तो आप इसको समझ जाएं और अपना ध्यान रखें, इसमें योगासन करें वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अगला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि मोटापे में क्या उपयुक्त आहार विहार रहेगा और इसका क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है? हाँ, मोटापे में उपयुक्त तो यह है कि आप जो है सबसे पहले तो अन्न का जो है परित्याग कर दें। यदि मोटापा आपको हो गया है तो अन्न का परित्याग कर दें। और ये कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे हम काफ़ी समय से किसी रोग की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उससे भी ये मोटापा आने लगता है, तो उनको भी धीरे धीरे कि आयुर्वेद चिकित्सा या योग के द्वारा उसको भी थोड़ा दूर करने का प्रयास करें उन दवाइयों को। और आहार विहार जो है, आप अन्न में जो फैटी चीज़ें उनको बिल्कुल बंद कर दें, जैसे चावल है उसका परित्याग कर दें, और गेहूं का भी परित्याग करें, और दही का परित्याग करें, और फलों में केला का। तो जैसे ये भारी चीज़ें हैं इनका परित्याग कर दें, और हरी साग सब्जियां, दूध, छाछ इनका प्रयोग करते रहें। तो ये है। दूसरा इसमें ये है कि आप जो है व्यायाम प्रारंभ करें, उससे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। आसन इसमें आसन, प्राणायाम और कुछ क्रियाएं हैं, या जो भी आप जानते हैं हल्की हल्की प्रारंभ में शुरू करें और धीरे धीरे उसको लगातार कंटिन्यू करें। तो उससे क्या होगा, एक तो हमने ऊपर से अन्न जो है भारी था वो बंद कर दिया, दूसरा हमने जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो शरीर के जो ऑर्गन्स जो बंद थे, बहुत कम कार्य कर रहे थे, वो एक्टिव हो जाएंगे, कार्य करना प्रारंभ करेंगे। और जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि जो है वो प्रदीप्त होनी प्रारंभ होगी और उसको भूख लगेगी। तो वो अब ऊपर से हम हार्ड चीज़ दे नहीं रहे हैं, उसको लाइट चीज़ दे रहे हैं, तो उसको ज़्यादा भूख लगेगी, तो वो जो अंदर जो संचित जो वसा है उसको खाना शुरू करेगी, तो उसको डाइजेस्ट करना प्रारंभ करे, तो धीरे धीरे फिर मोटापा दूर हो जाता है। तो इसमें जो है हम क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगा हमारा? कोई ऐसा ट्रीटमेंट हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ, तो इसमें यदि ये अवस्था है तो सबसे पहली चिकित्सा तो मैंने बताई, आहार विहार आप चेंज करें, उसको बदलें। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप जो है इसमें एक त्रिकुटा होता है, 3 चीज़ें मिल करके त्रिकुटा बनता है। उसमें काली मिर्च, सौंठ और पीपल, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और उनको कूट करके पाउडर बना लें, और उसमें से लगभग 2 या 3 ग्राम की मात्रा में सुबह प्रातःकाल ही उसको खाली पेट गुनगुने पानी से लें, और उसके 2 घंटे बाद आप कुछ खाइए और हल्का खाइए। हाँ, और यदि पेट सही अच्छा नहीं रहता तो उसमें जो है आप त्रिफला आयुर्वेद का एक बहुत अच्छी औषधि है, 3 द्रव्यों को मिला करके बनता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो उसका भी मिश्रण कर लें। तो इन दोनों का मिश्रण करके आप लगभग ½ टीस्पून पानी में उबाल के ले सकते हैं, गुनगुने पानी से वैसे भी ले सकते हैं। तो ये पेट को भी साफ रखेगा और फैट को जल्दी रिड्यूस करेगा, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। हाँ जी। और इसमें एक आयुर्वेद की जो है मार्केट से टैबलेट मिल जाती है, वृद्धिवादी का बटी, तो उसका प्रयोग इसके साथ भी कर सकते हैं, गुनगुने पानी से अलग भी सुबह शाम कर सकते हैं, तो वो भी इसको कम करने में मदद करती है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया और बहुत ही सुपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमें बताया प्यारे दोस्तों दीपक जी ने, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसमें हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इसमें आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो इसमें यही है कि जो है आप योग अवश्य करें, और योग में प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही उसको एक विशेष स्थान में दिया है कि हर व्यक्ति को प्राणायाम नित्य करना चाहिए।
प्राणायाम से क्या होता है, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उस समय प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, बाहर की वायु, प्राणवायु अंदर जाती है और अंदर जा कर के शरीर के अंदर जो 10 प्राण काम करते हैं उनको एक्टिव करती हैं, और जहाँ जहाँ वो प्राण काम करते हैं और वहाँ वहाँ के अंग एक्टिव हो जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, जिससे वो 10 जो अंग एक्टिव होंगे वो अंदर के और जितने अंग हैं सबको प्रेरित करेंगे अच्छा कार्य करने के लिए। और शरीर के अंदर जो विषैले तत्व हैं जिनको शरीर पावर के साथ बाहर निकालता है, वो पावर शरीर की कम लगेगी, क्योंकि प्राण वायु अधिक मात्रा में जाएगी तो वो अंदर से प्रश्वास के माध्यम से उसको बाहर निकालेगी, तो शरीर को कम काम करना पड़ेगा और शरीर एक्टिव अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने हमारे दर्शकों तक इतनी अमूल्य बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों तक। प्यारे दोस्तों, आप जान पाए होंगे आज की इस एपिसोड के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई होंगी। और अगर आप फिर भी अगर आपकी कुछ दुविधाएं हैं तो आप हमें कमेंट करें, इसमें हम आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराएंगे, कुछ जड़ी बूटियाँ भी आपको प्रदान करेंगे। अगर कोई आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही आप योग करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए और अच्छे से भोजन करें, अच्छे से रहें, नियमित अपना ध्यान रखें। तो प्यारे दोस्तों, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।